Hey guys, today I'm here with the topic of Chapter 4 of IPC. Chapter 4 of IPC deals with the general exceptions, जिसमें टोटल 31 सेक्शंस हैं फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106. जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया यह सेक्शन 6 बताता है ऑफ आईपीसी. आईपीसी के सेक्शन 6 में यह बताया गया है कि सारे एक्ट पनिशेबल नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 ईयर का कोई बच्चा है और उससे कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में तो आता है, पर क्या उस बच्चे को पनिशमेंट देना सही होगा? नहीं ना. तो इसी की बात करता है सेक्शन 6 और कहता है कि किसी भी एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करने से पहले आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं उनको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तो था कि जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट ही क्यों रखा गया. अब पढ़ते हैं ये होते क्या है. ठीक है. द ऑब्जेक्ट ऑफ चैप्टर 4 इंक्लूड्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंडिविजुअल कैन एस्केप लाइबिलिटी. चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस का रखने का यही मतलब था कि कोई भी पर्सन अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी को एस्केप कर सके. ओके. दीज डिफेंसेस डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेंसरी ऑफ पर्सन एंड रीजनेबिलिटी ऑफ एक्शन ऑफ दैट अक्यूज्ड. ये जो चैप्टर 4 के डिफेंस हैं वो उस सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं कि जब ये कोई एक्ट हो रहा था तो उस पर्सन की मेंसरिया क्या थी, उस पर्सन की मेंटल स्टेटस कैसा था, और जो उस पर्सन की मेंटल स्टेटस थी क्या उस एक्ट को करने के लिए उसे रीजनेबल बना रही है. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जनरल एक्सेप्शंस को लेने के लिए. ओके. द डिफेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज जनरल डिफेंसेस एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक डिफेंसेस. जनरल डिफेंसेस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सारे ऑफेंसेस के लिए हो. जनरल डिफेंसेस आर दोज डिफेंसेस विच आर अवेलेबल फॉर ऑल द ऑफेंसेस. मीन्स अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ये जो डिफेंसेस होंगे वो सारे ऑफेंसेस पे एक ही तरीके से एप्लीकेबल होंगे. ओके. बट जो स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ही रखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मर्डर. मर्डर के अंदर जो 5 तरीके के एक्सेप्शंस बताए गए हैं वो सिर्फ मर्डर के लिए ही अवेलेबल होंगे, किसी और ऑफेंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे. तो जनरल डिफेंसेस जो सबके लिए अवेलेबल होंगे और स्पेसिफिक डिफेंसेस जो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अवेलेबल होंगे. ओके. The general defenses are further divided into 2 categories: excusable defenses and justifiable defenses. Excusable defenses कौन से होते हैं? Excusable acts में वो acts आते हैं जिसमें किसी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे किसी अदर पर्सन को इंजरी तो हुई है पर फिर भी उस पर्सन को क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सक्यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 76, 79, 80, 84 एक्सेट्रा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मेंटल स्टेटस स्टेबल नहीं है और वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिससे किसी अदर पर्सन को इंजरी होती है, तो जो वो पर्सन है उसे उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सक्यूज किया जा सकता है. यह एक्सक्यूजेबल एक्ट होते हैं जैसे सेक्शन 84 का डिफेंस. ओके. जस्टिफिएबल एक्ट्स कौन से होते हैं? जस्टिफिएबल एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जो कोई पर्सन अगर नॉर्मल सिचुएशन में करे तो ऑफेंस की कैटेगरी में वो एक्ट आएगा. पर अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस में कोई पर्सन एक ऑफेंसिव एक्ट करता है तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से उस सिचुएशन में फ्री होता है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 81, अगर कोई पर्सन किसी बड़ी हार्म को रोकने के लिए कोई छोटी सी हार्म करता है, मीन्स किसी बड़े ऑफेंस को रोकने के लिए कोई छोटा ऑफेंस करता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट जस्टिफिएबल एक्ट माना जाएगा. नाउ जो इतने सारे सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहला मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में 2 सेक्शंस कवर होते हैं, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79. सेक्शन 76 एंड 79 incorporates the law relating to mistake as an exception to criminal liability. Section 76 and section 79 deals with the exceptions of mistake of fact. Okay. They are based on the principle of ignorantia facit doth excusat, ignorantia juris non excusat, which means ignorance of facts is an excuse but ignorance of law is not an excuse. बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस मैगजिम के ऊपर. ठीक है. इसकी कभी कभी मीनिंग भी पूछते हैं और पूछते हैं कि सेक्शन 76 एंड 79 कौन सी मैगजिम पे बेस है. ओके. तो आपको इसी मैगजिम के ऊपर टिक करना पड़ेगा. ओके. इग्नोरेंसिया फैसिट डॉथ एक्सक्यूज एट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज. मीन्स अगर कोई पर्सन फैक्ट को इग्नोर कर रहा है दैट विल बी ओके अंडर लॉ. ओके. बट अगर कोई पर्सन लॉ को ही एक्सक्यूज कर रहा है, मीन्स किसी कोई पर्सन विधि की ही भूल कर रहा है, तो फिर वो एक्सक्यूजेबल नहीं है. ओके. इससे पहले सेक्शन पढ़ें, मिस्टेक क्या होती है यह समझ लेते हैं. द टर्म मिस्टेक मीन्स द कमीशन ऑफ एन अनइंटेंशनल एक्ट कॉजिंग इंजरी टू हार्म और डैमेज.
मिस्टेक मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनइंटेंशनल किया गया हो और उस एक्ट के द्वारा किसी अदर पर्सन को इंजरी या फिर हार्म हो जाती है, ठीक है, तो उस एक्ट को मिस्टेक कंसीडर करेंगे। द मिस्टेक इज अ डिफेंस एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एन अक्यूज्ड टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम लाइबिलिटी। मिस्टेक इज अ गुड डिफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड, ओके, और कोई भी पर्सन अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सक्यूज हो सकता है अंडर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक इज ऑफ टू टाइप्स। मिस्टेक कितनी टाइप की होती है? दो तरीके की। द फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ। द मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेंस। ऊपर हमने मैक्सिम पढ़ा था, तो ये वही मैक्सिम की बात हो रही है। द मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेंस। मिस्टेक ऑफ लॉ को एज अ डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता। When a person commits any offense and asks for the defense that he does not know the law, the court does not consider it as a defense. कोई पर्सन अगर ऑफेंस कमिट करता है और वो मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस लेता है तो फिर लॉ ऑफ कोर्ट इसे कंसीडर नहीं करेगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कमिट्स मर्डर एंड क्लेम्स दैट ही डिड नॉट नो दैट मर्डर इज अ क्राइम, दिस क्लेम इज कंसीडर्ड इनवैलिड एज एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। मीन्स अगर कोई पर्सन मर्डर कमिट करता है और वो इस चीज का बचाव लेता है कि उसे पता ही नहीं था कि मर्डर एक क्राइम है, तो जो लॉ ऑफ कोर्ट है वो इस तरीके के डिफेंस को कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट ये मान के चलती है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि सभी पर्सन को उस देश के लॉ तो पता ही होंगे, ओके। इसी वजह से मिस्टेक ऑफ लॉ को एज अ डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता। द सेकेंड वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक, अ फैक्चुअल एरर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स कोई भी ऐसी गलती हो जाए, किसी भी फैक्ट को लेकर कोई एरर हो जाए, ओके। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर 15 years old बट आई बिलीव यू टू बी 21, आई हैव कमिटेड अ फैक्चुअल एरर एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंस। मीन्स अगर कोई पर्सन 15 years का है और मैं उसे 21 का कंसिडर कर रही हूँ, तो ये सिर्फ एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में आएगी, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, ओके। सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। कोई भी ऐसा एक्ट किसी पर्सन के द्वारा जो कि बाउंड बाय लॉ है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, उस पर्सन के एक्ट। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ believes himself to be bound by law to do it। कोई भी एक्ट जो कि ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जो कि बाउंड बाय लॉ है या फिर उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से लगता है कि वह पर्सन बाउंड बाय लॉ है और जो एक्ट है वो गुड फेथ में करता है, तो फिर ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 76, द फर्स्ट वन इज पर्सन इज बाउंड बाय लॉ। मीन्स वो पर्सन जो है, जो एक्ट कर रहा है, वो बाउंड बाय लॉ होना चाहिए। The second one is in good faith he believes himself to be bound by law। सेकेंड इसेंशियल है कि वो गुड फेथ में ऐसा बिलीव कर रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है। थर्ड वन इज सच बिलीफ इज ऑफ रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। थर्ड इसेंशियल है कि वो जो बिलीफ है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हो, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं उस पर्सन के एक्ट में, तो उसे सेक्शन 76 का डिफेंस मिलेगा। For illustration, a soldier fires on a mob by the order of his superior officer. In conformity with the command of law, A has committed no offense। A एक सोल्जर है और वो भीड़ पे फायर करता है अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को मानने के लिए, ठीक है। मीन्स उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि इस पे भीड़ पे गोली चलाओ, तो ए ने चला दी। तो यहाँ पे क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं, उसे सेक्शन 76 का डिफेंस मिलेगा, क्योंकि वो जो अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मीन्स वो बाउंड बाय लॉ था। अरेस्ट अंडर अ वारंट इश्यूड बाय कोर्ट इज एन एक्ट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। जो पर्सन अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने जाता है उसको भी सेक्शन 76 के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, when a person executed the warrant of arrest by a bona fide mistake and arrested the wrong person, he will get the benefit of this section। कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो किसी रॉन्ग पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। तो यह था सेक्शन 76। सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ।
ऐसा एक्ट जो कि ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, और या फिर वो मिस्टेकनली ये बिलीव करता है कि वह जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन who is justified by law or by who by reason of a mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith believe himself to be justified by law in doing it। यह सेक्शन भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि 76 था। 76 में जो बाउंड बाय लॉ था वही 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। यह सेक्शन कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा जो कि किया जाएगा ऐसे पर्सन के द्वारा जो जस्टिफाइड बाय लॉ हो या फिर बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट वह बिलीव कर रहा हो कि वह जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, और वो जो एक्ट कर रहा हो वो गुड फेथ में कर रहा हो, तो ऐसे एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। Essentials of section 79। The first one is person is justified by law, means जो person act कर रहा है वो justified by law हो। The second one is in good faith he believes himself to be justified by law, या फिर good faith में वह यह believe कर रहा हो कि वह justified by law है। The third one is such belief is by reason of a mistake of fact and not by mistake of law। थर्ड essential है कि वो जो believe कर रहा है वह रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ए सी जेड कमिट्स व्हाट अपीयर्स टू बी मर्डर। ए ने जेड को कुछ ऐसे करते हुए देखा जिससे लग रहा था कि जेड ने मर्डर कमिट किया है। ही इज इन गुड फेथ सीजेस जेड टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। ए कोई प्राइवेट पर्सन था, उसे लगा कि वह जस्टिफाइड बाय लॉ है। एक प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट का राइट होता है। इस केस में ए को भी ऐसा लगा कि वह जस्टिफाइड बाय लॉ है और वो जेड को अरेस्ट करके पुलिस को हैंडओवर कर देता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे बी टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। फिर उसके बाद यह पता चलता है कि जेड जो है उसने मर्डर कमिट नहीं किया, उसने तो सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट किया था। तो क्या यहाँ पर ए जो है वो लाइबल होगा किसी भी ऑफेंस के लिए? द आंसर इज नो। ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79 बिकॉज ए को गुड फेथ में ऐसा लगा कि वह जस्टिफाइड बाय लॉ है। ओके, इससे रिलेटेड एक केस लॉ है चिरांगी वर्सेस स्टेट। In this case, the accused, in a momentary delusion, mistook his own son as a tiger and killed him। इस केस में एक पर्सन डिल्यूजन की वजह से अपने ही बेटे को टाइगर समझ बैठा और उसने उसे मार दिया। And that person was protected under section 79। The court gives protection of section 79। इस केस में उस पर्सन को प्रोटेक्शन मिला सेक्शन 79 का। बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने यह समझा कि उसका बेटा टाइगर है। ओके, The distinction between section 76 and 79 is that in the former, a person is assumed to be bound and in the later, a person is assumed to be justified by law। Okay, section 76 में bound by law होता है and section 79 में justified by law होता है। However, under both the sections, there is a bona fide intention to advance the law। इन दोनों ही सेक्शन में bona fide intention कॉमन है। ओके, इन दोनों सेक्शंस का डिफेंस लेने के लिए bona fide intention होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी के बचे हुए सेक्शंस हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इससे आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता और हमको पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।